तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर जूलॉजी का। और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एनिमल टिश्यू। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है, यानी कि जैसे हम लोग पूरी जूलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सब चैप्टर का बेस जो है वो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो कम से कम ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि हम लोग बाकी का जो पूरा जूलॉजी का जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। देन बच्चों, शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम लोग बात करें एनिमल टिश्यू की, तो एक्चुअली एनिमल टिश्यू होता क्या है। बच्चों, हमें पता है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। और यदि खूब सारी सेल एक साथ मिलकर एक जैसा काम करने लग जाए तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। बेसिकली बच्चों, जो टिश्यू होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, जैसे ये हुई एक सेल। एक सेल जो होती है बेसिकली इस तरह की खूब सारी सेल्स मिलती है और ये सेल बेसिकली मिलकर एक जैसा काम करती है। ऐसे ये खूब सारी सेल हो गई और ये सेल्स मिलकर क्या करती है, एक जैसा काम करती है। तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, तो इनका जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है इसको मिला के हम लोग कहेंगे कि ये टिश्यू है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी टिश्यू है, उस टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और उसके अंदर जो प्रेजेंट सेल्स होती है वो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, इन सब में क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। देन बच्चों, हम लोग यदि बात करें कि सबसे पहले एनिमल टिश्यू ये वर्ड किसने यूज लिया, तो ये लिया बाइचर ने। स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, वही है बाइचर। और सबसे पहले हिस्टोलॉजी वर्ड है, इसका यूज किसने किया, मेयर ने किया। बेसिकली ये चार बातें हैं, ये चार पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं शुरुआत में कि टिश्यू के बारे में, है ना। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं टिश्यू। तो हमें पता चला कि टिश्यू क्या है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इसमें खूब सारी सेल्स प्रेजेंट होती है और ये जो खूब सारी सेल्स जो हैं वो ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, इन सब में क्या होती है, सेम होती है। बच्चों, यदि हम लोग बात करें, एक बेसिक सी बात करें कि एक अमीबा को हम लोग बाहर रखें, इन्वायरमेंट में रखें, और एक हमारी बॉडी की कोई भी सेल, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक एपिथेलियल सेल जो कि बिल्कुल लाइव सेल है, इसको हम लोग बाहर रखें, तो इन दोनों में से कौन सर्वाइव कर पाएगा। तो बच्चों, हमें ये बात पता है कि यहाँ पर अमीबा सर्वाइव कर पाएगा, जबकि जो सेल हमने रखी है, हमारी बॉडी की सेल है, वो बाहर अकेली सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे एक कारण है और वो कारण ये है कि जो अमीबा जो है वो सारे काम कर लेता है जो कि एक सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन आपकी जो एक सेल है, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर एपिथेलियल सेल ली, ये सेल बाहर जिंदा क्यों नहीं रह पाती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो सेल है इसमें लेबर डिवीजन हो जाता है। ये किसी एक स्पेशल काम को करने के लिए क्या हो जाती है, बताओ, डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये एक ही काम कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि एपिथेलियल सेल ली, तो ये अपना जो बेसिक फंक्शन है इस सेल का, जिसके लिए डिफरेंशिएट हुई है, वही काम ये सेल कर सकती है। ओके, देन बच्चों, अब हम लोग यदि बात करें कि टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू कितने टाइप का होता है, तो एनिमल टिश्यू के यहाँ पर चार टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू और इसके अलावा नर्वस टिश्यू। बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू के कुछ एग्जाम्पल्स यदि हम लोग देखें तो एग्जाम्पल क्या है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एंडोथेलियम और इसके अलावा है मीजोथेलियम। मीजोथेलियम को हम लोग पेरिटोनियम भी बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या एग्जाम्पल है? डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब डर्मिस क्या है? ये स्किन की लेयर है। हाइपोडर्मिस है वो डर्मिस के नीचे पाई जाती है, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इनका। टेंडन, लिगामेंट्स, बोन्स, है ना, ऐसे खूब सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। मस्कुलर टिश्यू की हम लोग बात करें तो इसमें स्केलेटल मसल्स आती है, स्मूथ मसल्स आती है और इसके अलावा हम लोग कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, यदि हम लोग बात करें नर्वस टिश्यू की तो आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों के दोनों नर्वस टिश्यू से बेसिकली बने होते हैं। नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नर्वस टिश्यू है वो किस चीज़ से बना होता है, तो दो तरह की सेल्स होती है, न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल, या फिर हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, न्यूरोगलियल सेल्स। तो ये जो दोनों तरह की जो सेल्स हैं ये मिलकर क्या करती है, आपका नर्वस टिश्यू को बनाती है। बच्चों, यदि हम लोग बात करें कि एनिमल टिश्यू के जो चारों टिश्यूज जो हमने भी डिस्कस किए, इनका ओरिजिन किस चीज़ से होता है, तो आपको याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो है इनका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है, ठीक है। जबकि नर्वस टिश्यू का ओरिजिन किस चीज़ से होता है, एक्टोडर्म से होता है। और एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों से क्या हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। एक्टोडर्म से ओरिजिनेट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है, तो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट स्ट्रक्चर है यहाँ पर एपिडर्मिस ऑफ स्किन, यानी स्किन का जो सबसे बाहर का जो लेयर है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, उसका ओरिजिन किस चीज से हुआ, एक्टोडर्म से हुआ। एंडोडर्म से ओरिजिनेट कौन सा है, तो एंडोडर्म से ओरिजिनेट यहां पर है एंडोथेलियम। बच्चों, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ वेसल्स, है ना, लिम्फ वेसल्स भी आप लोग ले सकते हैं इनमें। और आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी वॉल्स, उनकी दीवारें जो है ना, ये जो बनी है किस चीज़ से बनी है, ये बनी है एंडोथेलियम से। जैसे आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वेन के सबसे अंदर की लाइन, आर्टरीज के सबसे अंदर की जो लाइनिंग है, तो ये किस चीज़ से बनी है, ये बनी हुई है एंडोथेलियम से, यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बस सिंगल सेल की लेयर होती है, ठीक है। मीजोथेलियम कहाँ पाया जाता है, आपकी बॉडी केविटी है, एब्डोमिनल केविटी है या थोरेसिक केविटी है। बेसिकली मान लीजिए कि आपकी बॉडी केविटी है और बॉडी केविटी को कौन कवर करके रखता है, मीजोथेलियम है वो कवर करके रखती है, ठीक है। तो बच्चों, ये हुआ एनिमल टिश्यू के बारे में। ये चारों टिश्यूज है, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एपिथेलियम टिश्यू की। एपिथेलियम टिश्यू क्या है, देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है अपने को। एपी का मतलब अपॉन और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ। ऐसा टिश्यू जो दूसरे किसी टिश्यू पर क्या करे, ग्रोथ करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। देन इसका मतलब निकलता है ग्रोथ अपॉन अनदर टिश्यू। बच्चों, आपका जो एपिथेलियम टिश्यू है उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका एपिथेलियम टिश्यू क्या क्या काम कर सकता है। तो ये कवरिंग कर सकता है, लाइनिंग कर सकता है। अब कवरिंग और लाइनिंग में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लो अपने पास में ये एक पाइप है ना, कोई भी होलो ऑर्गन है, तो इसको बाहर से कवर करना, इसको बाहर से क्या करना, कवर करना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कवरिंग कहेंगे, ठीक है। लाइनिंग का मतलब होता है अंदर की साइड से इसको इस तरह से ढक देना, तो ये यहाँ पर हो गई इसकी लाइनिंग। तो एपिथेलियम टिश्यू है बच्चों, उसका सबसे पहला काम क्या हुआ कि ये कवरिंग करता है, लाइनिंग करता है ना, एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रेशन भी करता है।
डाइजेस्टिव ट्रैक में आप देखते हैं ना, चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है ना, नेफ्रॉन में री एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये सब चीज़ें। गैस एक्सचेंज कर सकता है ये, आपके एल्वेलाई के अंदर टिश्यू क्या करता है, ये गैस एक्सचेंज करता है बेसिकली। और प्रोटेक्शन भी कर सकता है। एपिथेलियम टिश्यू आपकी जैसे स्किन है ना, स्किन की सबसे ऊपर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है ना। इसके अलावा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब छानना है ना। फिल्ट्रेशन होता कहाँ है, तो फिल्ट्रेशन की जगह है नेफ्रॉन है ना, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो चलता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और लास्ट में है गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स स्पर्म्स ओवम्स है ना। तो ओवम और स्पर्म्स इनको कौन बनाता है, इनको बनाता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। और बेसिकली आप इसमें याद रख सकते हैं अभी फ़िलहाल में, तो आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल की एक लेयर यहाँ पर पाई जाती है, और इसी लेयर से आगे स्पर्म हैं वो बनते हैं, या फिर फीमेल हैं तो जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो इसी क्यूबॉइडल सेल के लास्ट में डिवीज़न के कारण होता है। ठीक है, तो बच्चों एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू जो है ये इतने सारे फंक्शन कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग यदि बात करें सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू की, एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है या ये होता क्या है एपिथेलियम टिश्यू ना। तो एपिथेलियम टिश्यू बेसिकली बच्चों ये करता क्या है, ये सारे काम करता है। होता क्या है इसके बारे में कुछ खास बातें कौन कौन सी है ना। सबसे पहली बात कि जब एम्ब्रियो बनता है तो सबसे पहले कौन सा टिश्यू बनता है, सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू बनता है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि ये तीनों जर्मिनल लेयर से बन सकता है। इसकी जो लेयर है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक समान इसकी लेयर है वो पाई जाती है। इसके पास में फ्री सरफेस होती है। अब एपिथेलियम टिश्यू क्या कर रहा है, कवरिंग कर रहा है ना। कोई भी जैसे होलो ऑर्गन है, पाइप है मान लीजिए, उस पाइप को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इसकी जो एक सरफेस है वो हमेशा क्या होगी, फ्री होगी। यदि लाइनिंग भी कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि एंडोथेलियम है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती है, तो वो क्या करती है, वो अंदर की तरफ से लाइनिंग करती है, तो उसकी भी एक सरफेस क्या होती है, फ्री होती है। तो जो इसकी जो फ्री सरफेस है वो किस चीज़ के टच में रहती है बेसिकली, तो इसकी फ्री सरफेस है वो यहाँ पे अंदर की साइड में ब्लड भरा रहता है। तो दोनों बातें यहाँ पे हो सकती है कि टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू जो है, और उसमें एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू की एक सरफेस फ्री होती है जो एनवायरनमेंट की तरफ भी हो सकती है, यानी बाहर की तरफ भी हो सकती है, या फिर वो अंदर की तरफ यानी कि फ्लूइड्स की तरफ भी हो सकती है। फ्लूइड्स की तरफ मतलब कि जैसे आप ब्लड वेसल्स में देख रहे हो तो वो फ्लूइड्स की तरफ है ना, अंदर की तरफ जैसे ब्लड है वो इसके टच में रहता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे आपकी स्किन है वहाँ पे कट लग जाता है ना, आपके चोट लग जाती है, तो स्किन जो है वो सबसे पहले रिपेयर हो जाती है ना, ताकि बाहर से कोई भी पैथोजन आपकी स्किन के अंदर एंटर ना करे है ना, स्किन से आपकी बॉडी में ना जाए। तो जैसे स्किन डैमेज होती है उसके कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद वो स्किन जल्दी से रिपेयर हो जाती है और किसी टिश्यू के कंपेयर में। और इसका कारण क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स है वो जल्दी जल्दी डिवाइड कर कर और क्या करेगी, वो रीजनरेशन करेगी। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब है कि घाव जो है वो भर जाते हैं जल्दी, मतलब यहाँ पे ना जल्दी से डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है, दोबारा से बना लेती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसमें रीजनरेशन की सबसे ज़्यादा पावर पाई जाती है, तो वो है एपिथेलियम टिश्यू। सबसे कम रीजनरेशन किस में होता है, नर्वस टिश्यू में ना। जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं या फिर कोई और बीमारी हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है, डैमेज हो जाता है, तो वो चीज़ रिपेयर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। क्यों, क्योंकि नर्वस टिश्यू के अंदर रीजनरेशन की पावर क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो बच्चों इस टिश्यू के अंदर
ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, लिम्फ वेसल्स नहीं पाई जाती, मतलब ये एवैस्कुलर होता है। और इसका कारण है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं पाया जाता, और मैं कहूँ तो मैट्रिक्स है या तो एब्सेंट होगा या फिर क्या होगा, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। मतलब क्या है, ये सेल्स रहेंगी इस टिश्यू की, तो ये कितना गैप है इनके बीच में, काफ़ी सारा गैप होगा। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो बच्चों एपिथेलियम टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं पाया जाता, या फिर इनके बीच में कोई भी मैट्रिक्स वगैरह है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। क्योंकि मैट्रिक्स कौन से टिश्यू में पाया जाता है, मैट्रिक्स बेसिकली पाया जाता है बच्चों कौन से टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो डिपेंड्स अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर न्यूट्रिशन। अब ये टिश्यू तो बेचारा ऐसा टिश्यू हो गया, यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम बताया है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एपिथेलियम टिश्यू है बच्चों, ये जो इतना है आपका, ये कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू, जिसको कहा गया है एपिडर्मिस। एक्चुअली बच्चों एपी का मतलब ऊपर और डर्मिस का मतलब डर्मिस के, तो एपिडर्मिस हमेशा डर्मिस के ऊपर पाया जाता है। तो ये जो लेयर है स्किन की, इसको क्या बोलेंगे, डर्मिस कहेंगे ना। तो बच्चों यहाँ पर बात क्या रहेगी कि हमने जो चीज़ें अभी तक पढ़ी है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही है ना। जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू जो है, एपिथेलियम दूसरे टिश्यू पर ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू पर ये ग्रोथ कर रहा है। इनकी एक सरफेस देखो फ्री होती है, या तो ये बाहर की तरफ होती है इन्वायरमेंट की तरफ, या फिर ये फेस करती है बॉडी फ्लूइड्स को। यहाँ की जो सेल्स हैं आप देख सकते हैं, सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं पाया जाता। जो सेल्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से सट के इस तरह से लगी हुई है ना। इनके बीच में ना तो सेल्स के बीच में जगह है और ना ही कोई मटेरियल जो इनके बीच में भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो मटेरियल यदि भरा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स या तो बहुत कम या फिर नहीं पाया जाता। तो बच्चों अब इसको न्यूट्रिशन कैसे मिले, अब इसके बीच में तो जगह ही नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता, बताओ। बिल्कुल एक दूसरे के पास पास इतने करीब आ रखे हैं कि कोई इनके बीच से होकर गुजर ही नहीं सकता। ना तो यहाँ से ब्लड वेसल्स जा सकती है ना, आर्टरीज, वेंस, इनको जाने के लिए बिल्कुल जगह यहाँ पर नहीं है। तो अब इसको न्यूट्रिशन कैसे मिले, ये सेल्स तो टाइटली पैक्ड है, बीच में जगह नहीं है, मैट्रिक्स भी नहीं है, अब न्यूट्रिशन कहाँ से मिले। बेसिकली बच्चों आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। देखो ये खूब सारी ब्लड वेसल्स हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से जो खाना है इसका, सेल्स का जो चीज़ें चाहिए सेल्स को, वो डिफ्यूज हो के कहाँ पे जाती है, एपिथेलियम टिश्यू में जाती है बच्चों। पर इनके बीच में एक बैरियर है, लेकिन मैं कहूँ कि ये बैरियर जो है इसी की वजह से चीज़ें जा रही है ना। तो ये जो बैरियर इनके बीच में आपको दिख रहा है, एक्चुअली बैरियर नहीं है। इनको सेपरेट करने के लिए एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ना कि एक बैरियर। जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो ये नॉन लिविंग होती है, इसमें कोई सेल थोड़ी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर सेल नहीं होती, ये नॉन लिविंग है, ये एस सेलुलर है, बिना सेल्स वाली है ना, बिना सेल की लेयर है ये हाईली परमिएबल लेयर है। अब जो फूड है वो लगातार, जो इसको खाना चाहिए, फूड मतलब मैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के लिए बोल रहा हूँ, जो इसको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो लगातार यहाँ से डिफ्यूज होकर जाते रहते हैं। और ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन को, किसको प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन, एपिथेलियम टिश्यू को। तो ये एपिथेलियम टिश्यू है, इसको न्यूट्रिशन बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू मिलता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में कहाँ से आता है, यहाँ से डिफ्यूज होके जाता है, ये इस खाने को यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनको जाने देती है। बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन बेचारी खुद दो लेयर से बनी होती है, एक तो बेसल लेमिना
और दूसरा है इसका फाइब्रस लेमिना। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके जो एपिथेलियम टिश्यू है इसकी तरफ वाली जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसल लेमिना। और कनेक्टिव टिश्यू की तरफ जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइब्रस लेमिना। तो बच्चों एक्चुअली जो बेसल लेमिना जो है वो एपिथेलियम टिश्यू ही बनाता है और ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। आप इस चीज को समझिए। जैसे यहां पर ये एपिथेलियम टिश्यू है ना, और इसके नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अब इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो बच्चों ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में पाई जाती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन की कितनी लेयर है, 2 लेयर है। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है वो अपने तरफ की, अपने साइड की बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देता है। नीचे कनेक्टिव टिश्यू है वो अपने तरफ की बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देता है। तो यहां पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाया जाता है ये कौन कौन बनाता है, तो हम कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स होती है। इसकी जो एपिथेलियम टिश्यू की तरफ वाली लेयर है इसको एपिथेलियम टिश्यू बनाता है, इसका सिक्रेशन एपिथेलियम टिश्यू करता है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू की तरफ वाली जो लेयर है इसका सिक्रेशन कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, तो जो एपिथेलियम टिश्यू की तरफ होती है उसको हम लोग बेसल लेमिना कहेंगे, और जिसका सिक्रेशन कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है इसको हम लोग फाइब्रस लेमिना कहेंगे। बच्चों जो बेसल लेमिना है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है, और जो फाइब्रस लेमिना है वो बनी हुई होती है किस चीज़ की, वो बनी हुई होती है फाइबर्स की, और इसके साथ में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की, है ना। इसको कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, इसका सिक्रेशन है वो कनेक्टिव टिश्यू करता है। अब फाइबर्स जो हैं, अब देखो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर खूब सारे फाइबर्स होते हैं, हमें पता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो फाइब्रस लेमिना है उसमें फाइबर्स होते हैं, और फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। बच्चों दूसरा मटेरियल यहाँ पे होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो होता है बेसिकली हाई ल्यूरोनिक एसिड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल सीमेंट बोलते हैं ना। ये इसको क्या करता है, चिपका कर रखता है। हाइल्यूरोनिक एसिड जो है वो चिपकाने का काम करता है। बेसिकली आप देख सकते हैं आपके टीथ्स, आपके जो दांत हैं, है ना, आपके टीथ हैं वो कहाँ पे रहते हैं, सॉकेट के अंदर ना। जो है आपका जबड़ा है उसके अंदर सॉकेट बना है, उस सॉकेट के अंदर आपके दांत फिक्स रहते हैं, क्योंकि आपके जो टीथ हैं उनको चिपकाने के लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, हाइल्यूरोनिक एसिड पाया जाता है। तो बेसिकली हाइल्यूरोनिक एसिड यानी कि ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, और इसको यहाँ पे इसका पाए जाने का जो बेसिक कारण है वो है चिपकाना, चीज़ों का चिपकाना, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उनको चिपकाने का काम करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें, ये यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू हो गया और ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन की 2 लेयर है, एक तो है बेसल लेमिना और एक है फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना का सिक्रेशन एपिथेलियम टिश्यू करता है, फाइब्रस लेमिना का सिक्रेशन कनेक्टिव टिश्यू करता है। बेसल लेमिना ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, फाइब्रस लेमिना फाइबर्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड जिसको हाइल्यूरोनिक एसिड कहते हैं इनसे बनी हुई होती है। और इसमें जो फाइबर्स होते हैं बच्चों बेसिकली 2 तरह के होते हैं, कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, ये बातें भी आप लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में याद रखना। तो इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और आगे हम लोग जो टिश्यूज़ के टाइप्स हैं उन टाइप्स का भी डिस्कस करेंगे कि अलग अलग टिश्यूज़ पढ़ेंगे, टिश्यू को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग फिलहाल इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, उसके बाद अगली बार आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।